दिस इज सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि सर पहला है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। अगर मैं इसकी बात करूं ना अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो मैंने ये बता दिया इसमें क्या सीखना है या समझना है। जो हमें ना ब्रेड एंड बटर दिलवाने वाला है। ब्रेड एंड बटर मतलब सर जो हमारी रोजी रोटी है। एक इंजीनियर के बच्चे को या फिर जो सिविल इंजीनियर कहते हैं उनको तब तक अच्छा पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो अच्छी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे मजबूत, या उनका नाम नहीं होता। मानते हो कि नहीं मानते हो? सिंपल सी बात है। एक सर्जन को, डॉक्टर को तब तक क्लाइंट नहीं मिलते जब तक लोग ये बोलना नहीं चालू करते की त्या डॉक्टरचा हाताचा गुण चांगला आहे, म्हणजे उसके पास जाओ आप एकदम सही हो जाओगे। राइट? वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, कोई भी बोलो, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपको तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपके पास नॉलेज, डिग्री रहेगी वो दीवार पे चिपकी रहेगी। डिग्री एक ब्रेकआउट है कि जो तुम तक क्लाइंट लाएगा, लेकिन वो क्लाइंट वापस आएगा कि नहीं आएगा ये सोर्स तुम रहोगे। ये नॉलेज सर कंसेप्ट्स मतलब क्या, जैसे तुमने कहा कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, अब ये कंजर्वेटिज्म का शब्द ही नाही पता और तुम बोल रहे थे सर रटलो तो होतं आम्ही आरडीडीचे दोन इफेक्ट काय होते हैं, पण ते काय करायचे हे जेव्हा तुम्ही समजतात तो तुमको ना उसके पीछे का एक्सपर्टीज ध्यान में आता है कि अरे हाँ हम ऐसे कर रहे थे तो मजा आ रहा है मेरी फील्ड में मेरे को। क्योंकि इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को अगर वो बिल्डिंग बनानी, उसको ये नहीं पता साला कितना मीटर गड्ढा खोलना है वहां पे, 10 मीटर किया तो कितना, अगर मेरे को रॉ हाउस बनाने तो इतना, मेरे को बिल्डिंग बनानी तो कितना, मतलब पाया कितना स्ट्रांग है, बेस फाउंडेशन, वो अगर उसे नहीं पता, लोग रहने आए बिल्डिंग गिर गई, उसके नाम पे जो ब्लैक लिस्ट में जाएगा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और वो जो बिल्डिंग गिरना तो 10 लोग मर सकते हैं या 50 लोग मर सकते हैं, तुम्हारे कंसेप्ट से पूरी कंपनी मर सकती है। तो इसीलिए ना अकाउंटिंग का ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज वाइज 12-15 मार्क्स, क्योंकि सीधे ऑब्जेक्टिव थियरी क्वेश्चन आते हैं सीए फाउंडेशन में यहाँ पे। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जीक्यूटिव इसी तरह के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं तुमको अगर आप सीएस कर रहे हो तो। लेकिन सर अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल और एक शब्द है यहाँ पे बेटा कन्वेंशन, ये आपके सीधा मेरे वेबसाइट पे हो तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा। व्हाट डू मीन बाय कन्वेंशंस? ये था एक्चुअली, मतलब ये ऐसे नहीं कि पहली बार आप देख रहे हो, ये आपने ना 11वीं में भी पढ़ा था। लेकिन ये कन्वेंशन का मतलब, या फिर 11वीं छोड़ो, एफवाई बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये चीज बताई थी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब क्या सर। मतलब सर एक सिंपल सी बात, हमने ना आज तक पता नहीं क्यों, लेकिन जर्नल एंट्री में डेबिट हमेशा ऊपर दिया और टू क्रेडिट ऐसे ही लिखा। सैलरी पेड किया तो सैलरी टू क्या कैश, सैलरी मतलब डेबिट टू कैश, वो भी छोड़ो। सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में आता है कि बैलेंस शीट में एक तरफ होता है लाइबिलिटी, एक तरफ क्या होता है बेटा, असेट, और दोनों ही टैली होता है। ऐसे नहीं कि कोई ज्यादा है कम है, दोनों का टैली होना मतलब एक ही अमाउंट आता है। तो क्यों मैं ऐसे नहीं कर सकता सर, यहाँ पे असेट और यहाँ पे लाइबिलिटी लिखा तो किधर भी, क्योंकि मैं तो स्टेटमेंट ही बना रहा हूं। दिस इज नॉन एज कन्वेंशन, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी, जो पहले से चलते आ रहा है, जो पहले से वही फॉलो हो रहा है, आप उसी को गए और आपने वैसे करना चालू कर दिया। वो होता है ना कन्वेंशन, घरी सांगता रात्री नखं कापू नका, तो पूछो क्यों, झापट खाओगे, बोले मला माहित नाही, तुला नाही सांगितलं नाही करायचं कापू आपण वो सवाल रहते, अपन बच्चों में बहुत बोर करता है, बोला ना कि कापू नको, तो तुम्हारे पेरेंट्स है कि बोले यार क्या बोर करे, बोले नहीं सांगितलं ना, बोले फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलते नहीं कापले ना तो तू, मतलब कुछ तो अपने को डरा देते हैं, बोले रात ही झाड़ू मारायचा नहीं, बोले कहा, फिर ऐसे देखते दो कुछ नहीं, सिर्फ देखते ऐसे, मतलब जान दे नहीं बताने वाले। अब ये हो गया कन्वेंशन, आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे जवाब दिया, भविष्य में आपके बच्चे होंगे वो आपको भी सेम पूछेंगे, क्योंकि आप सेम बोलने वाले, बेटा रात में झाड़ू मारा था नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बोला था। उसने पूछा क्यों, अब तुमको जवाब नहीं मिलेगा, तुम उसको क्या जवाब दोगे, तुम बोले झापट वेड़ा, अब तुम क्यों क्यों पूछ रहा है करके। अब उसके बच्चे के बच्चे हो गए, तो ये क्या चलती है सर, बता। जबकि इसके मैंने रीजन बता दिया आपको, अपने पहले लॉ का पहला लेक्चर ही देखा था जिसने बताया था कि यार अमावस्याच्या दिवशी रात्री का नहीं निघो, बिकॉज मून लाइट में प्रवास सब होता था, मून ही नहीं है तो लोग बोले थे कि मत जाओ, तब लुटेरे उटेरे बहुत होते थे करके, है ना, बहुत सारी चीज, तो बोला कि मत जाओ, नहीं सुना। आमोशा, फिर वो डाकन, चुड़ैल, भूत सब ऐसे आते हैं तो अपन वाला लोग डरते हैं, है ना, फिर काला साया ये पछाड़लेला, क्या हो गया क्या, रात्रि वैराची बुराची क्या लोग लगा दिए, ऐसे कुछ बता दिए कुछ लोगों के बच्चे, डायरेक्ट फिर लोग बोलेंगे नहीं करने का। वैसे कन्वेंशन में ऐसी कुछ बातें जो मतलब इंटरेस्टिंग हम इसको बनाएंगे, वैसे तो बहुत मोनोटोनस जाता है ये चीज, लेकिन वी विल ट्राई कि उसमें भी कोई सेंस लेके आए, उसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए ताकि आपको ना लॉजिकल समझे। फोर्थ, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा इस पे ना बहुत, ये चौथा यूनिट और पांचवा यूनिट जो हमने 10 साल का एनालिसिस किया है अपना,
और 10 साल के एनालिसिस में अगर हम रॉन्ग नहीं है, टोटल तो 10 यूनिट, अब मैं वहां पे नहीं आऊंगा, मैं सीधा इस यूनिट पे ही आ जाऊंगा करके, अगर हम गलत नहीं है सर करके, तो वेटेज का हमारा हमने यही पे रखा था ऐसे, हाँ ये रहा हमारा वेटेज। और वेटेज में आप देख लो अपने आंखों से सर कि ये जो चैप्टर है अकाउंट के इनिशियल वाला है, वो कितने मार्क्स के है, ये जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज हम कर रहे हैं, हर अटेम्प्ट में उसका 2 से 4 मार्क्स फिक्स है। तो पढ़ते वक्त आपको पता है कि यार ये चैप्टर इतनी शिद्दत से करना है फॉर फाउंडेशन लेवल की इथो मार्क गेलिस पाहिजे। उसके बाद सर आप देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड एसेट, पिछले अटेम्प्ट में ये भी 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, मतलब 4-5 मार्क्स तो फिक्स है 100 में से। तो इसीलिए दोस्तों बहुत चैप्टर, लेकिन आपको पढ़ते वक्त ऐसे उसको पढ़ना है। अब अगर मैं आ जाऊं सीधा सीधा अकाउंट्स पे, तो ये रहा आपका चैप्टर दैट इज नॉन एज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिसीट। पढ़ना हमको बहुत है, ये इसका विषय है कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन इन शॉर्ट बता के अगर मुझे खत्म करना है अगले 5 मिनट में जो आपको पता है, तो मैं ऐसे बोलता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल पेमेंट? जो आप नॉन ऑर्डिनरी, मतलब सर क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये जो व्हाइट स्क्रीन है ये परचेस किया था 5,000 रुपए में। क्या हर महीने में मैं परचेस करता हूं क्या? नहीं। क्या एवरी 2 मंथ्स में होता है कि नहीं सर? ये साल 2 साल 3 साल तो टिक जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। ऐसा खर्चा जो अनयूजुअल है, जो लॉन्ग टर्म क्रिएट चलेगा और जो असेट क्रिएट करेगा, 3 बातें बताए मैंने। मोर देन, देखो पहली बात ध्यान से सुनना, थियरी में वही पढ़ना अपने को, तो यही से सुन लो, मेरी हर एक आवाज आपके दिमाग तक जानी चाहिए सर। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन क्या 1 ईयर मिलेगा, ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है। जो असेट क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा? असेट। और वो नॉन यूजुअल है, नॉन ऑर्डिनरी, मतलब रेगुलर में क्या ये खरीदता नहीं, रेगुलर में लैपटॉप नहीं खरीदूंगा। अनयूजुअल मतलब सर वो कभी न कभी लेने वाली बात है, हेलमेट में रोज नहीं लूंगा। तो ये वाले खर्चे मेरे कौन से खर्चे हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा तो है लेकिन कौन सा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो रेगुलर खर्चा है, जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है, जिसका रेकरिंग नेचर है। रेकरिंग नेचर वर्ड आएगा, रेकरिंग सा म्हणजे काय? नॉन रेकरिंग मतलब, रेकरिंग मतलब जो बार 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 हो रहा है उसको रेकरिंग नेचर कहते हैं। तो इट इज व्हाट? एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। अब देखो पहला सवाल तो ये, मैं इतना बेसिक में जाऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? वाह वाह वाह, आधे बच्चे तो इसको जवाब नहीं दे पाए, तो मैंने चूड़ी मार देनी यहां से। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर सर? मैं एक्सपेक्टेशन नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी भावना में, तुम्हारी दुनिया में ये बहुत बड़ी बात चलती है, त्यानी मैसेज पहले नहीं केला, मी नहीं करणार, है ना? एक्सपेक्टेशन नहीं, क्या है सर? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर म्हणजे काय? खर्चे के प्रकार कितने हैं? बहुत है सर। पहले बेसिक बताओ, क्या? एक रेवेन्यू और एक क्या? कैपिटल। और भी इसमें जाओगे तो डायरेक्ट और क्या आएगा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और क्या? इनडायरेक्ट। और मैं आपको बताऊं ना कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल बताओ, आपको मैंने कहा ना 5 मिनट में पूरा चैप्टर आपके दिमाग आपको के सामने आ जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग में जितना आपने पोस्ट किया था दैट इज रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू भी है और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और P&L में जितना भी आपने पोस्ट किया था दैट इज रेवेन्यू, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर है? इनडायरेक्ट। अब मैं आपको बोलूं या पेपर में पूछा जाएगा, बताओ तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से है? सैलरी, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, ये मतलब कमीशन अलाउड, मतलब जितना P&L वाला आइटम है। मैं बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, लेकिन ना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर था, तो कितना अवगड़ अवगड़ नहीं। ट्रेडिंग वाले आइटम क्या है? वेजेस, परचेसेस, रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी। हो गया सर सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, तुमने जहां पे रटा हुआ है ना, ये रटा हुआ है, बाकी समझा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो रटा हुआ था ये क्या था सर? डायरेक्ट एक्सपेंड। और उसके ऊपर कौन सा नेचर था? रेवेन्यू नेचर। तुम बोलोगे फिर कैपिटल खर्चा क्या बोले सर? बैलेंस शीट, असेट साइड, बिल्डिंग खर्चा, कैपिटल इधर गया असेट को। फर्नीचर खर्चा, कैपिटल इधर गया असेट को। फिर मैंने कहा क्या? मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये जो सारी बातें, ये जो खर्चा है वो अनयूजुअल नेचर है और कैपिटल नेचर है। तो ये कहां पे दिखा आपको? मोटे मोटे तौर पे बैलेंस शीट। तो अगर सवाल ऐसे घुमा के भी पूछ लिया ना, बताओ एग्जाम्पल क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, तो आप बैलेंस शीट आइटम में कुछ बोल देना, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी परचेस, फर्नीचर परचेस। रटना नहीं था, ऑलरेडी तुमने रट के रखा है। अब सिर्फ तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बिल्डिंग जो खर्चा था कौन सा एक्सपेंडिचर था बेटा? कैपिटल।
और सैलरी वो खर्चा था, कौन सा था, रेवेन्यू, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट। वेजेस क्या था, रेवेन्यू, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट। समझ में आया क्या बेटा, बोल एवरीबॉडी यस और नो। हाँ, तो चीजें सिंपल है, और उन्होंने इस पूरे चैप्टर में आपको ऐसी चीजें बताई। ये तो खर्चे का बात हो गया। मतलब सर इसमें हमको क्यों ध्यान देना है सर, मैं सिंपल सी बात बताता हूं। तुमको ना बुखार है, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, बुखार तो बुखार होता है सर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर फिर उसको ना डायग्नोस करता है, तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है, वो टेस्ट। अभी डॉक्टर बोलता है तुमको टाइफॉइड है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कोविड है, डेंगू है, ये तो प्रकार हो गए ना सर। तो डॉक्टर जैसे बोलता है सर इतना है तो मर जाओ, ऐसा विषय नहीं है। तो अभी विषय ये है सर कि इतना ये उसने उसका एनालिसिस किया, तभी तो हम जा रहे हैं, नहीं तो घर में तो अपना एक ही इलाज है इंडियन। आंग गरम झालं, मीठा सा पानी गया, ठंडा करा, उसमें क्या कपड़े डालते हो जो रक्त तो इतना संताप होता है ना पहले से, एक तो बुखार है, ऊपर से वो इधर रखेंगे, पेट पे रखेंगे। मैं बोलता भाई मार ही डालो अभी क्या है, लेकिन वो रेमेडी अच्छा है। मतलब वो क्या रहता है कि अपने सर तक बुखार नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर तुमको दोपहर को डॉक्टर दवाखाने खुलने वाले हैं और तब तक भाई विषय ऐसा है कि बोलते ना बुखार बढ़ ही रहा है, तो ठंडे पानी के पट्टे रखते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वो अब्सॉर्ब हो जाए वो चीज, उसमें मीठा सा पानी असर। अभी अपने बहुत अच्छे इलाज है एनीवेज, लेकिन वो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर देखता है डेंगू बेटा, ये ले डेंगू के गोलियां, जल्दी कवर होगा। तुम सीए हो ना, तुम सीएस हो ना, तुम सीएमए हो ना, तुम्हारे पास क्या पूछाएगा सर, खर्च झालं तर सर्वे खर्च सारखे असतात, आंसर इज नो। एक्सपेंडिचर के हम दो प्रकार बोलेंगे, एक क्या बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आणि एक क्या बेटा, कैपिटल। अब थोड़े बहुत डॉक्टर बन गए तुम ये क्लासिफाई कर रहे हो तो समझो ना, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट तुमको ज बढ़ाना है, ये सबको नहीं आता है, ये तुमको जमेगा। तो तुम अगर ऑफिस डाल के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, सीएमए हो, क्योंकि सब में सीएमए भी सेम कंसेप्ट है ये वाला। जो आप फाउंडेशन अगर देखो तो वहां तो नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं है, तो तुम लोग डायरेक्टली वो एग्जाम भी दे सकते हो, तो सेम रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। मुद्दा क्या है सर कि आप लोग अगर देखो कि मैंने पूछा कि मैंने कार खरीदा, विच एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने कहा मैंने ना बिल्डिंग खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने कहा मैंने ये फैन खरीदे 2 क्लास के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इनडायरेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, कैपिटल। हो गया सर क्लियर, खर्चा है लेकिन कौन सा नेचर, कैपिटल। और कैपिटल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किधर जाएगा, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ट्रेडिंग किधर, बैलेंस शीट, असेट की लायबिलिटी, असेट। खत्म हो गया तुम्हारा एक। ट्रू और फॉल्स, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसेप्ट क्लियर है ना, फॉल्स ही रहेगा भाई सर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो किधर जाते हैं, बैलेंस शीट। बस डन हो गए, होशियार है तुम लोग। ये में इससे ज्यादा डिग्री तो बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया मैंने, ऐसे समझो कंसेप्ट के हिसाब से। मैंने कहा ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी पोस्टेड ऑन असेट साइड, क्या फॉल्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जाएंगे इधर, ट्रेडिंग नहीं तो क्या, पी एंड एल। ऑल डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी पोस्टेड ऑन पी एंड एल का डेबिट साइड, फॉल्स, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, ट्रेडिंग का डेबिट साइड। समझ में आ रहा है, मतलब देखो कैसे कंसेप्ट को उन्होंने घुमा फिरा के पूछ रहे, लेकिन अब अगर आपका बेस क्लियर है ना, फिर सवाल 1000 बना लो सर। ऑल इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस तो बराबर बोला ना, क्या बोला इन्हें, क्रेडिटेड, और वो क्या होता है, डेबिटेड। देख लो इतना अवेयर तुमको रहना पड़ेगा। तुम बोलोगे अगर सर ऐसा चलेगा, तो सीए बस यही सोचता है, ये प्रोफेशनल कोर्स है सीए सीएस सीएमए, कि बच्चा कब अनअवेयर हो जाए, उसने बराबर देखा इनडायरेक्ट पी एंड एल, जय माता दी। ट्रू नहीं, इनडायरेक्ट पी एंड एल, बट क्या, डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड, क्योंकि वो क्या है, खर्चा है। क्योंकि तुम्हारा चैप्टर में ये भी बताया जा रहा है ना, खर्चा प्लस साथ में क्या, इनकम भी तो बोल रहे हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो ये चीज याद रखना। एवरीवन क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया एक पार्ट जहां पे हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू पेमेंट, और क्या, कैपिटल पेमेंट करते हैं, 2 बार। अब हम आएंगे इनकम पे, और इनकम भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत है नहीं। एकेसीए को जो फीस मिलता है वो कौन सा है, कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, वाई सर, मोटे मोटे तौर पर रेगुलर बेसिस पे इनकम है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, वही मेरा मेन काम है सर, उसी से पैसा कमाना, तो इट इज व्हाट, रेवेन्यू वाला। सर शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया और अचानक से 1 करोड़ का प्रॉफिट छाप लिया, और तुमको लगे, बोला कि नेक्स्ट डे बेटा एकेसीए की तरफ से मनाली को ट्रिप जा रहा है 5 दिन का, स्पॉन्सर बाय एकेसीए, गाड़ी अपन करेंगे, खाना पीना घूमना, तुमने सिर्फ मजा करने का, 5-5 हजार ऊपर से सबको खर्चा पाने के लिए मैंने देखा। लेकिन वो कब, लॉटरी लगने के बाद, ख्वाब मत देखो, ये
हे सब जे काही चाललंय ते सर्व काल्पनिक आहे, त्याचा वास्तविक जीवनाशी काही संबंध नाही. आणि जर आला तो निवड योगायोग समजावा, जर आपण हे जिंकलो तर. ठीक है, ठीक है. 1 करोड़ मेरे को या 1 लाख रुपए उड़ाने मेरे को दिख जाएगा क्या? कितने भाई 5-5 हजार ले लो, 2 लाख 20-10 लाख जाएंगे. ऐसे भी किधर कमाए मेहनत का, आए ही है ना, उड़ाव करके तुम खुश. लगे दूसरे बड़ा क्लास लेना पड़ेगा, सब क्लास कर चाहिए तो मनाई लग ना. बोल 5,000 देता, फीस नहीं ले रहे, बोले 5,000 दे रहे करके. अब मुद्दा क्या है सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है. इनकम तो है लेकिन ऑर्डिनरी एक्टिविटी से नहीं किया, तो इसको कौन सा इनकम कहेंगे? मैं कैपिटल रिसीट नाम का. मैंने असेट बेच दिया. बोले सर मनाली के सपने बेचे थे, शेयर मार्केट में गए, जो था वो भी खो दिया, अभी रोज एक बेच रहे सैलरी देने के लिए. अब ये बेंच बेच के जो पैसा कमा रहा है, ये कौन सा आ गया? कैपिटल ढोकले, हाँ बराबर, कैपिटल रिसीट, सही बोलते, कैपिटल रिसीट. तो सैलरी मैंने सोचा था सैलरी खर्चा था, लेकिन ये बेच बेच के आने वाला पैसा क्या था? कैपिटल रिसीट, क्योंकि ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं, तुम कुछ तो बेच रहे हो करके. तो ये चैप्टर आपको जो बताने वाला है यही बताने वाला है. अब इनका सीए का सबका कोर्स का आदत होता है, ये बहुत डराते, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, मैं बताऊंगा ना अभी मजे देखो कैसे. मतलब इतनी सी बात उनको बतानी चाहिए थी पूरे चैप्टर में. बताया क्या है देखते हैं. तुम्हारे सामने तुम्हारा मॉड्यूल है, तुम्हारी कंसेप्ट है, देखते हैं. अकाउंटिंग एम इन असर्टनिंग एंड प्रेजेंटिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर क्या बेटा? अकाउंटिंग पीरियड. जैसे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. एज पर 1 अप्रैल आज क्या दिन है? न्यू ईयर. मतलब तुम देखो कितने बड़े हो गए. तुमको एक बात बताओ, जो ऑनलाइन देख रहे हो तो बाद में देख रहे होगे, बचपन में ना जब 1 अप्रैल आता था अपन अप्रैल फुल कहते थे. बनाया तुमने अप्रैल फुल? तुम्हारी मासूमियत देखो कहाँ चली गई है. ऐसे फोन करते थे अप्रैल फुल, डब्बा फुल, ऐसे कुछ तो गाना गाते थे. फिर क्या कितने अच्छे दिन थे वो, दिन भी क्या दिन थे करके. अभी बोले 1 अप्रैल हाँ है तो क्या बोले अप्रैल फुल जा बोर मत कर करके. तो ये क्या विषय था कि ये छोटे रहो चलेगा. इन्होंने क्या कहा सर, 1 अप्रैल आज के फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है. वो क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एम, असर्टन का मतलब समझ लो, कुछ कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आता है. असर्टनिंग मतलब क्या? फाइंड आउट, ढूंढना. यश यहाँ पे ध्यान दो बेटा. प्रेजेंटिंग रिजल्ट ऑफ किसका? बिजनेस का. फॉर विच पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल का. तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि पूरे साल भर का हमको ना प्रॉफिट है लॉस है पूरा प्रेजेंटेशन पता चले. अब ये मैं नहीं बता रहा हूं, तुम्हारे मॉड्यूल ने बताया, तो मेरे को आपको बताना चाहिए. तुम बोलो सर बोर कर रहे हो, तो तुम्हारे मॉड्यूल को गाली देने की मेरे को बिल्कुल नहीं बोलते. चलो, फॉर असर्टनिंग. अब असर्टनिंग मतलब क्या? ढूंढने के लिए. पीरियडिकल बिजनेस रिजल्ट, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी एनालाइज वेदर दे आर कैपिटल और क्या रेवेन्यू. तो उन्होंने ये बताया भाइयों और बहनों, तुमको क्यों खर्चे को क्लासिफाई करना है? वाई 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 वेदर दे आर क्या कैपिटल. यही मेरा सवाल है ढोकले. वेदर दे आर कैपिटल और क्या रेवेन्यू, ये क्यों करना है? वाई. मैंने वेदर वाई टू फाइंड आउट व्हाट? पीरियडिकल रिजल्ट. कि भाई मेरा प्रॉफिट है लॉस है. नॉन सेंस ढोकलो. अगर वो प्रॉफिट है कि लॉस है, अरे कुछ पी के कुछ खा के बैठे हो गया. मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों करना है हमको? नहीं किया तो क्या उखड़ जाएगा? सर मैंने बिल्डिंग खरीदा, मैंने P&L में डाल दिया, क्या हो गया? क्या गलत हो गया? गलती से मिस्टेक क्या हुआ? मैंने P&L खरीदा, डाल दिया ना. मैंने बोला कि मैंने P&L क्या खरीदा, मेरे से क्या बोला रहा है. मैंने क्या खरीदा? मैंने कार खरीदी और कार कहाँ पे डाली? बैलेंस शीट में डालने की जगह P&L में डाल दिया. तो क्या हो जाएगा? लॉस ही लॉस दिखने लगेगा वहां पे. तो बोले 5 लाख का कार, इनकम खर्चे में एक और डेबिट साइड को कार दिख रहा है. तो बोले कि अरे प्रॉफिट नहीं लॉस. अबे ढोकले तेरा असेट आहे, वो कहाँ पे आना चाहिए? बैलेंस शीट के असेट में. तो खर्चा तू इधर मत डाल. बोले पागल आहे का? माझ्या सरांनी सांगितलंय सर्व खर्चे P&Lच्या डेबिटला जातील. आणि कार काय फुकट थोडी विकत घेतली, पैसे दिले ना, खर्च झाला ना. ऐसे बोलते लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है करके. तो ये देखो, इसीलिए तुमको अगर सही रिजल्ट ढूंढना है तो तुमको क्या पता होना चाहिए? वो रेवेन्यू है कि कैपिटल. भावना समझी मॉड्यूल क्या बोलना चाहता है यहाँ तक? यस. द रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी ऑपरेशन है करके, ऑफ द बिजनेस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दॅट पीरियड. तर काय बोललंय, जे बेनिफिट किंवा जे पण फायदा आहे किंवा एक्सपेंडिचर आहे, किती वर्षासाठी होता? 1 वर्षासाठी. त्याला आपण काय म्हणता? रेव्हेन्यू नेचर. कॅपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हँड जनरेट enduring benefit and help in revenue generation over more than क्या बेटा? 1 accounting period. अभी इन्होंने 1 year नहीं यूज वर्ड किया, 1 year ये शब्द नहीं यूज किया. उन्होंने क्या यूज किया? 1 accounting period. तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? 1 year, जो कहां से चालू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च. लैंग्वेज समझ लो ऐसे है कि बस कंफ्यूज मत होना, बस उनका वही कहना है, ओवर देन 1 accounting period.
revenue expenses must be associated with physical activity of the entity. Therefore, whereas production and sales generate revenue and in the earning process, use of goods and services in support those function causes expenses to occur. अरे बाप रे, क्या बोला सर इन्होंने कि मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे को मतलब फीस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तुम बोलते अरे वाह सर बहुत कमा रहे हो, लेकिन इस क्लास लेने के चक्कर में मेरे को रेंट देना पड़ रहा है, मेरे को स्टाफ का सैलरी देना पड़ रहा है, मेरे को लाइट बिल भरना पड़ रहा है, तो इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मुझे क्या करना पड़ रहा है, खर्चा। तो रेवेन्यू इनकम भी होगा, लेकिन रेवेन्यू इनकम को अर्न करने में क्या होगा, कुछ तो खर्चा होगा। दिमाग में जा रहा है लैंग्वेज उनका? यस। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन व्हाट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल व्हिच टेल्स अस व्हेन एंड हाउ मच एक्सपेंसेस टू बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। A part of the expenditure can be capitalized only when this can be traced directly definite stream of क्या बेटा, फ्यूचर बेनिफिट। अरे बाप रे सर, ये तो ऐसे बता दिया, ये तब तक नहीं समझेगा जब तक कि एग्जांपल आपके सामने नहीं आएगा, और आप सबको इसका आंसर आता है मुझे पता है। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है। क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आया, ये रहा डेबिट कॉलम और ये क्या है, क्रेडिट कॉलम। ये सी बात है जो 12वीं की इसका सीए फाउंडेशन, सीएस और सीए में से दिमाग मत लगाओ, ये बेसिक बात है जो आनी चाहिए। यहाँ पे दिया है एडवर्टीजमेंट, डेबिट कॉलम में आएगा, क्रेडिट कॉलम में आएगा अमाउंट। पहले तो ये बताओ, डेबिट कॉलम में सपोज अमाउंट आ गया 50,000 और ब्रैकेट में लिख दिया फॉर 5 ईयर्स। क्या करते थे तुम इसको? सर दिस इज विच एडजस्टमेंट? हिडन एडजस्टमेंट। तुम क्या करते इसको, डिवाइडेड बाय 5, मतलब तुम ऐसे करते 50,000 को तुम डिवाइडेड बाय जब 5 करते थे तो ये जो कितना आता था 10,000, ये तुम कहां पे पोस्ट करते थे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर। तो वो P&L एक्सपेंडिचर ही है ना। अरे ढूंढ लो, ये 5,000 क्या है, एक्सपेंडिचर। किस पे किया हुआ, एडवर्टीजमेंट। कितने साल से किया हुआ, 5 साल। लेकिन ये खर्चे को क्यों क्लासिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको मैं फिर क्या बोलूंगा, रेवेन्यू। और रेवेन्यू किधर जाएगा, P&L। और जो फ्यूचर वाला बेनिफिट दे रहा है उससे क्या बोलूंगा, कैपिटल। ये रटा था हमने, P&L यानी असेट। इसका कंसेप्ट क्या था, समझ में आ रहा? अभी कंसेप्ट क्या था, पेरेंट्स आएगा 5 मिनट। कंसेप्ट क्या था सर? कंसेप्ट ये है मालिक कि आप लोगों ने जो किया हुआ है, जो रटा हुआ है, जो भी पोस्टिंग किया, जो भी हिसाब से किया, आपका बैलेंस शीट टैली होने से मतलब था आपको, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि 1,000 कौन सा नेचर है मालिक, रेवेन्यू, और बचा हुआ 4 साल का 40,000 जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है मोर देन 1 ईयर, वो कौन से नेचर का है बेटा, कैपिटल। और आप बैलेंस शीट कहां पे लिखते थे, असेट साइड को। बोलो ये सुनना, व्हाई? जब आपने एक खर्चे को रेवेन्यू और कैपिटल के हिसाब से सोचा। तुम्हारे पास एक बंदा आ जाएगा, बोलेगा साहेब 50,000 से खर्च केला, तुम प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो, तुम प्रैक्टिस लेके बैठो, ठीक है टेंशन नको मी करून देतो। तुमने 50,000 का 10,000 डाल दिया इधर और 40,000 डाल दिया इधर, बोलतो साहेब असं का बरं केलं सांगा ना। आता म्हणले की तुला काय माहिती नाही, 12वीत मी असं सांगितलं, शिकलेलो होतो की असं 50,000 आलं फॉर 5 ईयर आलं, डिवाइडेड बाय 5 करायचं, एक 10,000 टाकायचं P&Lच्या डेबिटला, 40,000 टाकायचं काय बॅलन्स शीटच्या असेटला, बाकीचं विचारू नको। तुम आज तक पे गए, तुम्हारे नाम पे आएगा प्रोफेशनल CA में आज इंटरव्यू होने वाला है, सर बताइए ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले मैडम ऐसे था कि 12 मार्क्स का सम आता था उसमें इस एडजस्टमेंट के होते थे 2 मार्क्स तो हमारे सर ने बोला था कि देखो इधर ऐसे दे, मैं आपको बताता ना, ऐसे लिखो P&L में इनर कॉलम में 50,000, इसमें से माइनस करो 40, तो 10 इधर आ गया, और ये जो 40 है ना मैडम, ये सोचो मत असेट को डाल दो। बोले क्यों? बोले मैम ऐसे ही है, 2 मार्क्स इसके। हाँ, हमारे महीने वाला लिखने का तो लिखने का, क्यों? बोले कि सर बोलेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट CA 2 मार्क्स बोले हमारी कंपनी, बोले तुमको क्या आंसर बना रहा ना, बोले बाकी छोड़ दो, तुमको बताना पड़ेगा। क्यों? अब तुम बोलना कि मैम रेवेन्यू खर्चे के प्रकार होते हैं जैसे बुखार के प्रकार होता है, खर्चा क्या रहेगा, रेवेन्यू, और क्या, कैपिटल। तो रेवेन्यू कैपिटल है और शांत, तो तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा। बोले कि हाँ सर आ रहा है करके, सच में डिग्री ना रट के नहीं हासिल किए, पढ़ के। अब इस पैराग्राफ में ये बताना था, आई होप तुमको समझा होगा पढ़ के, नहीं समझा तो अभी एग्जाम्पल से तो भी समझा रहेगा, लेकिन पढ़ने की इच्छा। अकाउंट में थियरी मतलब ऐसे समझो सबसे बोरिंग था, और आई विल ट्राई कि तुमको बोर ना होने दो। मैं जिस हिसाब से प्रैक्टिकल को उसको कनेक्ट करूंगा, तुमने पढ़ा हुआ है सिर्फ तुमको अंदाजा आ जाएगा कि ऐसा अर्थ ऐसा आए करो। ओके, तो क्या है सर, खत्म करेंगे द डिस्टिंक्शन of transaction into revenue and capital done for the purpose of क्या बेटा,
प्लेसिंग देम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब ये समझ गया आपको क्यों डिफरेंस करना पड़ता है, क्योंकि आपको उस ट्रांजेक्शन को या तो P&L में नहीं तो क्या बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शो इन द व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयर बेनिफिट्स आर फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे जाएगा बोलना तो बेटा on the asset side of balance sheet, they will generate benefit or what for what beta more than one accounting period and will be transferred to profits and loss account for the year on basis on the utilization of that benefit of part। अब ये लाइन नहीं समझा सर, ट्रांसफर म्हणजे क्या? वो जो एग्जांपल मैंने दिया ना 40,000 तुमने कहां पे ट्रांसफर किए थे बैलेंस शीट के असेट, नेक्स्ट ईयर में उधर का 10,000 किधर आ जाएगा P&L और 30,000 रहेगा असेट साइड। नेक्स्ट ईयर में वापस 10, तो जैसे डिप्रिसिएशन ईयरली कम होते रहता है और दूसरा इफेक्ट कहां पे आता है P&L में। इट इज लाइक दैट। तूने कहा कि जितना रिड्यूस हो हम कहां पे डाल देंगे करंट ईयर में, लेकिन वो रहेगा तो क्या उधर ही। हिंस बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू क्या बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे अंडरलाइन करना, दोनों ही रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू वेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रू और फॉल्स में क्या रहेगा ट्रू। तुम बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, अल्टीमेटली बड़ा है सर, नहीं समझा वापस बता देगा, मेरे को पता है ना कंफ्यूजन क्या है सर। 2020 मध्ये मी असं केलं होतं बरोबर, आणि हे 4 वर्ष पुढे म्हणजे 2021, 22, 23 आणि 24 बरोबर। 2021 मध्ये परत काय झालं माहितीये 10,000 आले P&L आणि 40,000 मधनं 10 कमी झाले, किती उरले असेटला 30,000। 2022 मध्ये परत 10,000 2200 रिलेटेड आले P&L ला, असेट को कितना गया 20। 2023 में वापस रेवेन्यू उस साल से रिलेटेड आ गया P&L, असेट को कितना बचा 2024 में ये भी 10 किधर आ गया इधर, क्योंकि ईयरली बेनिफिट है वो तो करंट ईयर का ट्रांसफर ही हो जाएगा। अब इधर कितना बचा 0। तो अल्टीमेटली बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांसफर टू विच अकाउंट। अल्टीमेटली का मतलब समझा क्या उन्होंने बोला अच्छा सर असेट तो किधर जाता है 10,000 का असेट है, डेप्रिसिएशन 10,000 लगा दिया, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट किधर जाता P&L। तो अल्टीमेटली वो खर्चा हम कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। अल्टीमेट वर्ड आया तो जनरल पूछा तो बोलना रेवेन्यू किधर जाता P&L, कैपिटल किधर जाता बैलेंस शीट असेट, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होते दोनों P&L में समा जाते हैं धीरे धीरे करके, उस साल का उधर ट्रांसफर करते। इतना समझा क्या मालिक एवरीबॉडी, यस और नो? यस, ये थियरी अगर आपको समझ आए जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अभी आप पढ़ोगे, चलो इतना आप पढ़ोगे और मैं पूछूंगा सवाल आने के बाद 2 मिनट देखो। बट जहां पे ना तुम्हारा अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं सीए फाउंडेशन की, अपना टेलीग्राम चैनल तीनों का सीए का रेगुलर में आगे अपडेट करूंगा। पेपर पैटर्न अगर देखोगे तो पहला ही कंपलसरी क्वेश्चन में इन चैप्टर पे आते हैं बराबर ना दीपक, है ना आंसर शीट पर है ना। हाँ तो अब क्या है कि आप अगर देखोगे कि पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स, और ये तो इस पे तो रहता ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि डेफिनेटली अभी आपने देखा कि आपको समझेगा, समझना उलझना सब चीजें होगी, बट मैं ट्राई करूंगा कि आप बेसिकली बेटर है कि समझो ही। कन्सिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, काय काय मुद्दे कन्सिडर करायला पाहिजे? तो सर्वात पहले नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे मैं आपको बोलता हूं ये कैसे कंसेप्ट समझेगा, जरा इस बात को मुझे ध्यान से बताना। आपको ये कंसेप्ट तो पता रहेगी, आपका ध्यान जाए इसलिए मैं बता रहा हूं। पता है क्या फर्क है? कितने बच्चों को पता है? हाथ ऊपर करें। पता है तो मैं पूछूंगा सर डेफिनेशन नाही, जनरल फरक जे असं आपल्या भाषात स्वतःच्या मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मारवाड़ी सब चलेगा। कन्नड़ में बोला तो मेरे को समझेगा नहीं, लेकिन बोलूंगा अच्छा ओके। 4 बच्चों को पता है, 5 किसी को आधा पता है, उसे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ ठीक है ओके। ये अगेन 11वी की बात थी और तुमको ये पता होना चाहिए सर आम्हाला करायचं तर सीए, पण हे काय ते गुड्स म्हणजे गुड्स कैरियज सुना था क्या? मैंने बताया था तुमको, बचपन में देखता था गुड्स कैरियज, मेरे को लगता था गुड मॉर्निंग क्यों नहीं लिखा है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होता था, गुड कैरियज का मतलब है अपन बचपन में क्या ही सोचे करके। फालतू सा सवाल था लेकिन वो जवाब मेरे को कभी मिला नहीं। वो कॉमर्स में आने के बाद 11वीं 12वीं भी नहीं मिला क्योंकि इतना सोचा ही नहीं कभी। और फिर जब बोला कि कैरियज जब आया ट्रायल बैलेंस में, बोले कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड तो ट्रेडिंग, कैरिज आउटवर्ड तो P&L, है ना। बोले गुड्स कैरेज मतलब गुड्स को कैरी करके लेके जाना होगा। तो गुड्स मतलब क्या? वो असेट जिसमें बिजनेसमैन क्या करता है? डील करता है, जिसे बिजनेसमैन कौन से पर्पस से लेता है?
रीसेल करने के पर्पस से लेता है, उसे क्या कहा जाता है? गुड्स। और असेट मतलब जो तुम बिजनेस यूज के लिए ले रहे हो। सर बिल्डिंग गुड्स है कि असेट है? पक्का बोलना, गुड्स है कि एसेट है? देखो डिपेंड्स। अगर वो बिल्डर है तो गुड्स ना। बिल्डर क्या कर रहा है? बिल्डर बिल्डिंग बना के क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो बिल्डर के लिए वो क्या हो जाएगा? गुड्स। तुम कल बिल्डर के अकाउंटेंट बनोगे, सारे बिल्डिंग बोले असेट में डाल दी, दिख नहीं रहा है, बोले एवढे बिल्डिंग बोले साहेब, बोले आम्ही तो सीए केलंय, बोले ते बिल्डिंग ने असेटला जातं, बोले नाही, बोले मी सीए काय डिग्री दिख ना, नॉन सेन्स। बोले सीए ला शिकवतो का? बिल्डिंग कोणालाही विचार, फोन कर, कुठे जातं? असेट। बोले रुक मेरा भाई कह रहा है, कैसे बिल्डिंग के ज्यादा होता है, जरा असेट को जाता है। अभी तुम नॉन सेंस, वो क्या है? किस पे से तुमने डिसाइड किया वो क्या है? किस पे से डिसाइड किया तुमने क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। भावना समझी? क्या पढ़ना है तुमको? कि बिल्डिंग वो गुड्स रहेंगे अगर वो बिल्डर है तो, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है? डील कर रहा है। उसका काम है वो बनाना और क्या? बेचना, सेल करना। तो इसीलिए बिल्डिंग, रो हाउस, ये सब बिल्डर के ही हो जाएगी गुड्स। लेकिन रो हाउस मैं खरीद रहा हूं रहने के लिए, तो क्या होगा? असेट। समझ में आ रहा है? दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। लेट्स से अब हम रेवेन्यू और कैपिटल का देखेंगे। वैसे तुमको सिर्फ मुद्दा समझना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक मिला तो उसमें तुम भटक गए रहेंगे, तो अब लाइन पे लेके आया क्या था? Okay, for the trader dealing in furniture, purchase of furniture is which expenditure, beta? Revenue expenditure. But for any other trade, the purchase of furniture should be treated as क्या बेटा? Capital expenditure and shown in the क्या? Balance sheet assets side. बिना पढ़े तो ये लगता सर बाउंसर ही जाएगा, लेकिन फर्नीचर में डील करने वाला, जैसे कि नासिक में फर्नीचर किंग है ना? नाम ही वैसे फर्नीचर किंग, कौन नहीं ढोकले नाम है फर्नीचर किंग। तो फर्नीचर किंग है, वो क्या करता है सर? फर्नीचर बेचता है करके, तो उसने खरीदा हुआ फर्नीचर वो कहाँ डालेगा? गुडविल। वो जो खर्चा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो डील करता है। तुम्हारे घर में फर्नीचर लिया तुमने 1.5 लाख का, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ बिजनेस, राइट एवरीबॉडी? यस और नो? यस। Therefore, the nature of business is very important criteria in separating expenditure between क्या बेटा? कैपिटल एंड रेवेन्यू. म्हणून हे खूप महत्वाचा क्राइटेरिया है कि तुमचं, किसी ने भी पूछा ना कि बेटा ये रेवेन्यू की कैपिटल है, तुम बोलना कि बिजनेस क्या हो बताओ। अगर वो बिल्डर का बिजनेस है, क्योंकि मैंने बता दिया ना आपको मोटे मोटे तौर पे, तो वो चीज उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकती है बिल्डिंग खरीदना। तुम इससे होशियारी तुम्हारी दिखती है। होशियारी मतलब अपने को बहुत घमंड नहीं करना है, लेकिन कोई अगर पूछ ही लेगा बेटा बिल्डिंग कौन सा खर्चा है रेवेन्यू के कैपिटल, तुम सीधा बोल दोगे कैपिटल, तो गलत होगा। उसने बोलना सर जनरली तो वो कैपिटल ही होता है, बट मुझे सवाल क्लियर करो कि बिजनेस का नेचर क्या है। अगर आप बिल्डर के एंगल से पूछ रहे हो तो खर्चा क्या हो सकता है? रेवेन्यू। समझा? तो वाई? बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या? नेचर ऑफ बिजनेस। समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी? यस। दूसरा है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रेकरिंग म्हणजे बार बार, है ना? कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बार बार मैसेज आ रहा है, तो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। जिसका सिर्फ गुड नाइट आ रहा है, ओके ओके, ठीक है। जिसका सिर्फ हैप्पी दिवाली आ रहा है, इसका ही है करके। मुद्दा क्या है कि रेकरिंग म्हणजे जे खर्च वापस वापस होता। सी सर, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन इन अकाउंटिंग ईयर, then it is said to be expenditure of revenue nature, while non-recurring expenditure is क्या? Infrequent in nature and do not occur often in what? Accounting year. Often म्हणजे ते घडी घडी नाही। सैलरी रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है? रेकरिंग। फ्रीक्वेंटली एवरी मंथ मेरे को सैलरी देना पड़ता। लाइट बिल रेकरिंग की नॉन रेकरिंग? रेकरिंग। एवरी मंथ मेरे को लाइट बिल पे करना पड़ता, तो कौन सा नेचर हो गया? रेवेन्यू। वाई? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है। समझ में आ रहा है बेटा? और नॉन रेकरिंग मतलब क्या? मैंने कार खरीदा, क्या एवरी मंथ कार खरीदता है क्या? नहीं। अपन क्या यूट्यूबर है? बीबी की वाइन जैसा बना दिया भाई, बहुत पैसा आया करके, विराट कोहली जैसा वाला लॉटरी लग गया 100 करोड़ का। मैंने बोला आज से मेरा हर बच्चा कार में आएगा, नहीं खरीद अरे 100 करोड़ की लॉटरी, अभी बजट बढ़ गया, 1 करोड़ नहीं, लॉटरी कितनी? 100 करोड़। लवकर लाओ ना, ऐसे मैं चाहता हूँ, दुआ है तुम्हारे रहे। कार नीचे पार्किंग बहुत बड़ा है, और अगर 100 करोड़ की लगने के बाद और दूसरा लॉटरी का टिकट 25 करोड़ का निकला, तो ड्राइवर भी दूंगा। गाड़ी तुमको नहीं जाता, तुमको पीछे बैठ से पढ़ते आने का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, अपन इसे देंगे। कार क्लास लावला, तुम्ही 25,000 फीस द्या, 10 लाखाची कार आणि एक ड्रायव्हर फ्री। सब्जेक्ट टू कंडीशनल। अभी मेरे को बताओ, ऐसा अपन नहीं करेंगे। जो कार में क्या करता हूँ,
साल में एक बार खरीदता हूं मालिक, तो ये कौन सा नेचर हो जाएगा, बोलते ना कि इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा, इसलिए कौन सा खर्चा रहेगा, कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ रिकरिंग ऑन क्या बेटा, नॉन रिकरिंग। मंथली सैलरी रेंट इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज दे इंकर एवरी मंथ, व्हाइल परचेस ऑफ असेट इज नॉट the transaction done regular, therefore classified capital expenditure unless materiality criteria define its revenue expenditure। जब तक वो कोई स्पेसिफिक चीज ना बोले कि रेवेन्यू नेचर है, तब तक हम उसको यूजुअली क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो फ्रीक्वेंट हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, समझ लो मालिक, रिकरिंग और क्या, नॉन रिकरिंग। तो पहला क्या देखा था, नेचर, दूसरा क्या देखा, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब उसके हिसाब से। पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन may be incurred in the normal course of क्या बेटा, maintenance of asset। such expenses are in which nature, revenue। पूरा पढ़ लेता हूं फिर भी बताता हूं। on the other hand expenditure incurred for major repair of the assets so as to increase the productive capacity in capital nature, however determine the cost of maintenance and ordinary repairs should be expenses। ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया, वैसे ही तुम्हारे बाउंसरी जा रहा था तो मैं कितना ही पढ़ू, तुम तो ऐसे ही ध्यान से अब बोलो क्या पढ़ा है ना, जैसे बोला तो अच्छा लगा लेकिन समझा नहीं कुछ भी, ऐसे वाली बात थी। डेप्रिसिएशन जब चैप्टर होगा ना मालिक, तब तुमको एक काम में आएगा। डेप्रिसिएशन जो 12 में भी एक था कि इंस्टॉलेशन के लिए किया हुआ खर्चा शुड बी डेबिटेड टू। सर ये क्या पूछा बताओ पहले। इंस्टॉलेशन के लिए किया हुआ खर्चा शुड बी डेबिटेड टू, मतलब जनरल एंट्री में मैंने क्या किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया 500 रुपया, तो एंट्री क्या होगा, असेट के लिए इंस्टॉल करने का चार्जेस दिया 500 रुपया, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश होगा क्या, नो, असेट टू कैश। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिटेड टू क्या, असेट, इसका मतलब ये कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, अभी आपने और कंफ्यूज कर दिया, वापस बताओ ये पॉइंट क्या था, बताता हूं सब चीजें, इसलिए मैं इस पॉइंट पे आया बेटा। जर सर माझ्या हे बिल्डिंग आहे, हे बिल्डिंगचं गेट थोडं खराब झालं ना, मी रिपेअर करून घेतलं, 500 रुपये दिले, हे कोणता खर्च है, रेवेन्यू, बेसिक रिपेयर किया जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा। मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, क्लास चलाना, एक फ्लोर बना देता हूँ, रिपेयर करने में मैंने एक फ्लोर बना लिया, पूरा खर्चा हुआ, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। ठीक है सर, मशीनरी का नॉर्मल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल रिपेयर बोला, नॉर्मल रिपेयर बोला, ये कौन सा नेचर रहेगा बेटा, रेवेन्यू। लेकिन मशीनरी का रिपेयर करने से एक वर्ड उन्होंने दिया कि उसका क्या बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी। वो पहले 1000 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे ही रिपेयर किया 1800 यूनिट प्रोड्यूस करने लगा। उन्होंने प्रोडक्टिविटी वर्ड भी यूज नहीं किया, उन्होंने आपको एग्जांपल क्या बना के दिया, 2 मार्क्स ऐसे ही आएंगे की मशीनरीवर त्यांनी रिपेअर्सचा खर्च केला, रिपेअर केल्याच्या अगोदर मशीनरी 1000 युनिट प्रोड्यूस करत होती, आफ्टर रिपेयर मशीनरी ने 1800 यूनिट बनाना चालू कर दिया, तो क्या बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी। और जहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी खर्चा करने से, उस खर्चे को मैं कौन सा नेचर का खर्चा कहूंगा, कैपिटल। और जहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो 2 प्रकार के रिपेयर आएंगे, एक नॉर्मल रिपेयर्स जो रेवेन्यू नेचर रहेगा और जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, वो कौन सा नेचर रहेगा, कौन सा नेचर रहेगा, कैपिटल नेचर। मालिक समझ रहा है क्या एवरीबॉडी, यस और नो। तो ये नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, इसमें आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। और ये बचपन में डेप्रिसिएशन जब आता है ना, तो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस इसलिए आप असेट की कॉस्ट में ऐड करते थे, रिपेयर्स वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि कौन सा नेचर होता था, कैपिटल। इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन अभी अपन फटाफट कर लेंगे। द एक्सपेंसेस व्हिच हेल्प टू जनरेट इनकम, रेवेन्यू और करंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर एंड शुड बी मैच अगेंस्ट द व्हाट, रेवेन्यू अर्न इन द करंट पीरियड। यहाँ पे ध्यान दो, बड़बड़ नहीं। On the other hand, if expenditure help to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called as capital expenditure. Very important, पढ़ के नहीं समझा, मेरे को पता है, मेरी शक्ल देखते रहते तुम, बोले सर क्या अभी आपको आदत होगी सर, अभी तुम्हें संगाते हैं, इनसे क्या है। 2 मिनट अगर इसको मैंने ऐसे गायब किया, पूछा ना क्या पढ़ा, बोलो तो बोले कि सर शिव हम बैठे ऐसे मस्त देख रहे, बोलते रहो करके, अभी पढ़ लिया क्या, बोलो सर अभी भी ध्यान देता। अच्छा, फिर मेरे को तो लगता है बताना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना तो टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा बेटा, मैंने एडवर्टीजमेंट किया, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया कि एडमिशन चालू हो रहा है, ठीक है, और तुमको बताओ लोकमत का एक फ्रंट पेज का ऐड देने का 1,60,000 रुपया खर्च है। हाँ 1 लाख, बड़ा पेज दिया ना, पीपी ने भी दिया, अपन भी देंगे, बाकी सब क्लास दे रहे, अपन भी, अपन में नहीं, अपन यूट्यूब पे डालेंगे,
हाँ अपना बहुत सिंपल है, अपन यूट्यूब पे डालेंगे, बच्चा देखेगा याद आएगा करके वो। अगर अपन ने फ्रंट पेज न्यूज छाप दिया और सिर्फ इतना बोला क्लासवर नका येऊ, तुम्ही फक्त युट्यूबवर जा आणि डेमो बघा, घरून डेमो बघा मग क्लासवर आहे। आता ये लेक्चर अपन डाल देंगे सपोज यूट्यूब पे पहला सेशन, तो तू घर पे बैठ के समझ जाएगा। और ऐसे भी अपने को पता है कि 1,60,000 का ऐड दिया और आ गए 100 बच्चे, इधर बिठाएंगे इधर वेट वेट के 40 30 40 तो ऐसे भी पूछ के आ जाते हैं, क्यों खर्चा करना, जब बड़ा क्लास लेंगे तो करेंगे, तब तक भगवान की दया से वो 100 करोड़ का लॉटरी लेंगे ना तो अपन हर न्यूज पेपर ही छपना रहेगा, ऐसे घुमाया तुम्हारे फोटो पे, दूसरा घुमाया इवेंट अपना, एक पेज पे सिर्फ ए रहेगा, दूसरे पे के, तीसरे पे सी और चौथे पे, इतना मार्च करेंगे अपन अभी, लेकिन लॉटरी लगेगा आज फुल पेपर ही कर लेंगे, अभी नहीं लेंगे, अभी टाइम है अपने को, ठीक है। तो ये अरे मुद्दे पे आप, मुद्दा क्या था कि अगर मैंने वो एडवर्टीजमेंट दिया सपोज 1,60,000 मेरे को पता है कि एडमिशन पीरियड के लिए जनरेट होगा, और ये जो खर्चा वो अकाउंटिंग पीरियड फॉर ओनली दिस अकाउंटिंग पीरियड, अगले साल अगला एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ये रेवेन्यू की कैपिटल, इट इज रेवेन्यू, अमाउंट बड़ा है लेकिन ये कौन सा है, रेवेन्यू, क्योंकि इस साल मुझे एडमिशन जनरेट करके थे, मैंने कॉन्ट्रॅक्ट किया लोकमत वालों से, 10 लाख घ्यायचे, 1,60,000 नाही, 10 वर्षापर्यंत एक एक ऍडमिशनच्या टायमाला एक ऍड द्यायची, फुल फ्लेज भरून फुल पेज देऊन एक ऍड द्यायची, 1 लाख रेवेन्यू, 9 लाख कैपिटल, समझा क्या, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल ढूंढ लो, इस साल का मैंने क्या कर दिया रेवेन्यू, अगले 9 साल का क्या कैपिटल असेट, अगले साल को 1 लाख वापस रेवेन्यू, 8 लाख क्या असेट, तो दैट इज द नेचर, समझ में आ रहा है। एक एस अच्छा मैंने क्या होता है, एडमिशन बढ़ाने थे मेरे को अपने पास, तो ऐसे भी डिजिटल सेटअप है वाला, मैंने वो खान सर वाला बोर्ड ले लिया अभी, हाँ लेना है लेकिन वापस लॉटरी लगने के बाद पैसा पैसा, वो 2 लाख 3 लाख का बोर्ड है, अब 3 लाख का बोर्ड है करके, तो अभी अपन ने लिया, तो बच्चों को लोग अरे क्या भारी, अभी तो मैं एक जगह बैठ के पढ़ा रहा हूँ करके, आपको वो खड़े नहीं करके, जैसे मैं इधर घूमा उधर घूमूंगा ऐसे, तो आपको थोड़ा आंखें हिलती रहेगी, अब कह रहे थे आप एक जगह ऐसे बैठते हैं और एक ही जगह देखते, फिर धीरे धीरे आंखें ऐसी होती, फिर धीरे धीरे ऐसी होती, तो तुमको है, लेकिन जब बोर्ड आएगा तो फिर मैं घूमूंगा तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि इधर इधर घुमाने में तुम्हारा नींद उड़ जाएगा करके। अब मुद्दा क्या है, क्यों बोर्ड लेने के बाद मेरे को पता है कि भाई लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला विषय है, तो रेवेन्यू के कैपिटल क्योंकि एक ही बार बोर्ड लिया, इसका एडवांटेज है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, एंड अल्टीमेटली आप देख सकते हो, तो ये देखो इतनी सारी बात, मतलब ये थियरी है, वो वैसे वाला थियरी नहीं लॉ जैसा रटना है, क्योंकि इस पे तुमको डायरेक्ट थियरी सवाल नहीं आएगा कि बताओ ऑन व्हाट बेसिस तुम करोगे, ऐसे सवाल इसमें आता, इसमें थियरी क्वेश्चन भी ट्रू और फॉल्स वाले आते हैं, लेकिन आपको अगर पूछे तो इसीलिए अकाउंट्स का ये वाला पढ़ाना पार्ट अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और तुम पढ़ रहे हो इतने शांति से ध्यान दे रहे हो, मतलब तुम बहुत गुणी बच्चे हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसे मेरे को लग रहा है, बस बाकी तो कुछ नहीं, अब क्या दिमाग में जा रहे हो तुमको पता, लेकिन हाँ ऐसे मेरे को देख के तो लग रहा है करके आप। चलो, when expenses on improvement of repair of fixed asset is done, it has to be charged to profit and loss account if the expected future benefit from fixed asset do not change। समझ में आ रहा है क्या, खर्चा किया लेकिन उससे उसमें बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सर कुछ तो थोड़ा बहुत का गिर गया था, कुछ तो वेल्डिंग कर दिया लगा दिया, लेकिन उससे कुछ प्रोडक्शन में कुछ बदलाव नहीं हुआ, डू नॉट चेंज, क्या उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, एंड it will included in book value of fixed asset when expected future benefit of asset increase। तो उन्होंने क्या किया, इस बात पे तुमको सवाल आ सकता है कि सर मैंने रिपेयर किया क्या मशीनरी, और उस रिपेयर के बाद अगर उस असेट से आने वाला जो फ्यूचर बेनिफिट था वो इंक्रीज हुआ, तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट इंक्रीज हुआ मतलब किसमें ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फिक्स असेट में ऐड हो जाएगा, मतलब बैलेंस शीट। मैंने खर्चा किया लेकिन कुछ भी नॉट चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो भी बेनिफिट, तो कहां पे जाएगा, पीएनएल। समझ रहा है क्या कुछ, हाँ ना, हाँ ठीक है। मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, अच्छा मटेरियलिटी पहले मैं समझा था फिर बाद में पढ़ूंगा, तो पहले पढ़ता बाद में समझा तो ऐसे भी जीरो ही होता, मेरा वह समझदार समझाता था। सर 1 लाख रुपए खो गए, छोटी बात है कि बड़ी बात है, गरीब अंबानी के हिसाब से, तो अंबानी का हो गया, ये अंबानी गए थे और वैसे वॉलेट में मोबाइल निकाल लिए 1 लाख गिर गए, बोले नीचे गिरी हुई चीज उठाता नहीं साहेब मी उचलून घेतो इधर 10 की नोट गिर गई, अपन बोलते गाड़ी रुका 1 रुपए का वैल्यू नहीं, आप 1 रुपए के हिसाब से आप अंबानी हो आज भी, क्योंकि होता है ना कि मटेरियलिटी, 1 रुपया गिरा तुम उतरोगे गाड़ी से, मी देईल तुला सर 500 की नोट गिर गई तो
बोले रुक अभी क्या, अभी बस में हो गए तो उड़ी मार दोगे, बोले 500 की नोट पड़ गया, अपन इतना डेंजर, इतने अमीर अपन नहीं है, 1 रुपए के हिसाब से बस से गिरी, वाले गिरने थे क्या फर्क है, लेकिन 500 की नोट गिरी तो ये तो कंडक्टर को 2 गालियां मारोगे, नहीं चुका तो मुड़ी मार दोगे, भाई 10 रुपए हॉस्पिटल में देंगे, गिरा लगा तो लगा, क्योंकि तुमको पता है तुमने, तुम्हारे घर वाले बहुत बचाएंगे, 500 कुटे गेले, अपन तो बहुत अमीर है दिल से, लेकिन घर वाले पूछेंगे ना 500 किधर बोलोगे उड़ून गेले बस मतलब, ऐसे तो बोल नहीं सकते करके, तो घर वाले के तेरे को उड़ा देता बेटा, चल तू क्यों नहीं, घर वाले एक ही बोलते तू कसा नहीं उड़ून गया, और उनको तो कुछ भी हो, तू तू क्यों नहीं गया भाई, मतलब अपने तो जिंदगी में पता नहीं ऐसे कांड हुए, बोलते कि तू उधर सोबत का नहीं झालं वहां से, अभी जान दो, वो तो क्या है खाने पीने पे आता नहीं मैं बोले बोलिए, बोले खाना भूलते क्या, अरे ऐसे बोलते खाना कौन भूलता है, बोले करना कुछ काम करना भूल जाओ, खाना अच्छा भूलते नहीं करके जान जाएगी। तो 1 लाख ये मटेरियल है कि इमटेरियल है, डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अगर जियो में 1 लाख का लॉस हुआ ना तो फालतू है, लेकिन वही अगर पान की टपरी वाले का बेचारे का 1 लाख का लॉस हुआ उसको पान दोने भरेंगे वो, ऐसे बात है। तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है, इट इज रिलेटिव बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व एंड अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, कि भाई क्या इंपैक्ट है उसका, कि किसको रेवेन्यू बोले और कैपिटल, या सब्जेक्टिविटी पे बात रहेगा। जैसे अंबानी को इतना बड़ा बिजनेस है कि एवरी ईयर उसका ट्रांसपोर्टेशन ही है, तो उसके वो असेट पे होने वाला खर्चा रेवेन्यू रहेगा, क्योंकि रिकरिंग में चला जाएगा। लेकिन अभी मेरे एक स्टूडेंट ने जो पिछले बैच का था, उसने जेसीबी खरीदा, तो उसका जेसीबी खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल, उसके लिए असेट, हर महीने थोड़ी जेसीबी खरीदता है। तो दैट्स द पॉइंट, ये तुमने पहले इस पे देखा, अभी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दैट इज इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन पे जाऊंगा नहीं मैं, अब आपको सीधा आंसर पे आना, अब देखना है कि पिछले 46 मिनट 18 सेकंड 19 सेकंड 20 सेकंड 21 सेकंड जो भी चल रहा है वो चलते जाएगा, इसमें आपने क्या सीखा। अभी देखो ये आईसीआई है, एक्सपेंडिचर ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब माँ कसम तुमको क्या समझा अभी, फॉल्स क्या नॉनसेंस, इसका मतलब क्या होता है बताओ पहले, फॉल्स बोले ये समझा है सेकंड हैंड मशीनरी, तुमको ये भी समझा है सेकंड हैंड मशीनरी परचेस और रेवेन्यू, तुमने सिर्फ इतना ही बोला सर सेकंड हैंड मशीनरी परचेस, माँ कसम रेवेन्यू, ये ओवरऑल म्हणजे क्या, ओवरऑल नहीं बोला उन्होंने, गूगल करो ओवरऑल इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, ओवरऑल ऐसे क्या ब्रिटिश एक्सेंट है क्या, वो सिंपल इंग्लिश है, करो इसका मतलब क्या है जहाँ पे, और नॉनसेंस अभी तो बचपन में बात नहीं, पहले जमाने में टीचर बोला करते थे, जब मैं पहले स्टैंडर्ड में था, क्योंकि मैं भी अभी जमाने का 12 के बाद तो गूगल आ ही गया था, बोले की बेटा डिक्शनरी घ्यायची, डिक्शनरी सोबत ठेवायची, माग असं मेरे को कंसेप्ट कभी पटा नहीं, बोले डिक्शनरी सोबत वर्ड आयन के उधर देखते बैठेगा आधा घंटा तो ढूंढने में निकल जाएगा, भले एबीसीडी भी रहेगा तो, लेकिन अभी तो क्या गूगल है ना, नेट तो फुकट में दिया है अंबानी जी ने, हाँ फुकट मतलब 1 GB वही ना कंपेरेटिवली, 199 वैसे भी क्या 1.5 GB क्या करते हैं अपन, अभी आईपीएल देखते हैं, कल हमारा चेन्नई हार गया, ठीक है धोनी ने 6 मारा और 4 मारा, हाँ वो इंपॉर्टेंट था, ऑनलाइन वालों ठीक है, तो मुंबई के फैन हो गए, लेकिन धोनी के लिए मैं सीएसके का फैन, हाँ नहीं क्या है ओवरऑल क्या, द कॉस्ट ऑफ व्हाट, लेबर एंड मटेरियल, म्हणजे लेबर मटेरियल का उसने कॉस्ट किया फॉर परचेज सेकंड हैंड मशीनरी या रेवेन्यू, तो भाई एक चीज से तो ये समझ गया, अभी ओवरऑल नहीं बोला उन्होंने, ओवरऑल का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, ये गूगल करके समझा ना, तो गूगल बाबा जिंदाबाद, बोलो ना पूछो बोलता, अभी तो टाइप करने में अवगढ़ जाता ना, बोलो गूगल सब जानता है, वो ऐड आता है ना अभी, वो बोले कि मेरे को लोग बोलते थे तो क्या नहीं बॉक्सिंग नहीं कर सकती करके, मैंने फीचर क्या बेस्ट वुमेन बॉक्सर आ जाता था, लड़कियां फुल बोली मोटिवेट, तो वैसे ही गूगल को पूछने का ओवरऑल एक्सपेंस बनते क्या है, नॉनसेंस। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फिर फॉल्स, क्योंकि इसका हिसाब से कौन सा, अच्छा ये ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ओवरऑल तुमने बोला थोड़ा सोचो, श्योर ऑफ लॉक कर दिया जाए, 1 करोड़ का सवाल, तभी लॉक करूंगा सच में, सच ये सब लिख के रखने का सारा पैसा, ठीक है। दूसरा आंसर देख लो आईसीआई का, श्योर हो जाओ, तो उधर तो देखा था सर, बाद में तो बोला था हमारे किधर इधर बुद्धि चलती करिए, नॉनसेंस, ऐसे नहीं, कुछ बच्चों ने बिना देखे भी बोला था, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अभी ना इतना देखो धोखा कैसे होता है, ऐसे कैसे मजाक करती, इतना पड़ा रेवेन्यू कैपिटल
सीधा पूछने का ना सेट परचेस क्या है, नहीं वो बोलेंगे नाही, आम्ही तर हे विचारणार मनी स्पेंड केलं वर्किंग कॅपिटल म्हणजे तुम्हाला वर्किंग एक्सपेंसेस म्हणजे काय असतं. फॉर एग्जाम्पल ना मैं तुमको आई विल ट्राई कि मैं वो सही ढंग से तुमको एग्जाम्पल पहुंचा पाऊँ, अगर पहुंचा तो भगवान की दया रही. क्या हुआ, मेरे पास 4 लोग काम पे थे और चारों के चारों अटेंडेंस लेते थे. मैंने क्या किया, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, डे टू डे एक्सपेंसेस, दिस इज नॉन एज वर्किंग. एसपी वालों को समझ रहा होगा, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. मैंने क्या किया, एक मशीन खरीद लिया, तो जो डेली एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या लगा, लेस. तो मेरे हिसाब से वाला एग्जांपल. तो उन्होंने कहा कि मनी स्पेंड, कोई खर्चा किया है जिससे रिड्यूस हो जाए वर्किंग एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ट्रू और फॉल्स? वहां पे तो दिया हुआ होगा फॉल्स, दिया है क्या? वहां पे दिया होगा फॉल्स. बट रीजन क्या है, उसका आंसर क्या है सर? उसका आंसर ये है की मला 4 एम्प्लॉई लागत होते आणि 4 एम्प्लॉईच्या जागेवर मी एक मशीनरी विकत घेतलं, तेव्हाच ते एम्प्लॉईचं सॅलरी क्या होणार, कमी होणार. और मशीनरी लेना मतलब कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिमाग में जा रहा है क्या? एक बार पढ़ना पड़ेगा और ये सीएमए फाउंडेशन में एज इट इज आ जाता है. मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव में जो सेकेंड लेवल जाओगे बेसिक वाला, जहां पे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, वहां पे भी इसी प्रकार के सवाल बेसिक से आप डेवलप कर सकते हो. लेकिन इतना डिफिकल्टी, हाँ पढ़ने को डिफिकल्ट लगता है, पहली बार तुम पढ़ोगे तो लग जाएगा. लेकिन बताओ, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल, बच्चे को ये नहीं पता वर्किंग कैपिटल क्या है. बोले रिड्यूस, तो इसको क्या समझा पता है, इतने वर्ड समझे इंग्लिश में. मनी स्पेंड, रिड्यूस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, उसको एक ही वर्ड नहीं समझा. बोले वर्किंग एक्सपेंस मतलब क्या. और ये पूरे वर्ड में समझने और नहीं समझने में तुम्हारा आंसर छुपा है. वर्किंग मतलब डे टू डे एक्सपेंस, और डे टू डे एक्सपेंस कम होने के लिए जो खर्चा किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट्स व्हाई दिस आंसर इज व्हाट मालिक, फॉल्स. समझा सबको, रटने की जरूरत नहीं है. लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. पक्का? व्हाई? व्हाई? वो आज तक जैसा हो गया, आज तक पे तुमको वो चले ट्रू. बोले जनता जानना चाहती मैडम क्यों, बोले नहीं ट्रू. क्यों नहीं ट्रू, जनता के बारे में. लेकिन क्यों ट्रू? अरे प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें, लेकिन वाई ट्रू? एक पॉइंट बताओ ना, जैसे अपने पॉइंट देखे, रिकरिंग नॉन रिकरिंग वगैरह कुछ. नॉन रिकरिंग ना, वंस टाइम, मतलब तुम प्रॉपर्टी लेते वक्त क्यों पे करते हो, बार बार करते हो क्या एवरी महीने? नहीं, तो इसीलिए क्या उसके वैल्यू में ऐड हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज क्या, कैपिटल करके. Amount spent on lawyer fees to defend suit claiming that the firm's factory site belong to क्या plaintiff's land and क्या capital expenditure. अब इसमें कुछ वर्ड आपको नहीं समझे रहेंगे. लॉयर फीस समझा, डिफेंड सूट मतलब केस हुआ था तो उसके अगेंस्ट, वो केस के अगेंस्ट वो लॉयर लड़ रहा था. क्लेमिंग बिलोंगिंग टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब क्या, जिसके साथ गलत हुआ, उसको लगता है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी उसने ले लिया, तो वैसे की प्लेंटिफ म्हणजे ज्याचा सोबत चुकीचं झालेलं आहे. जैसे सीएस में बहुत बार ये वर्ड आता है करके केस में, और लॉ में भी आप पढ़ते हो. प्लेंटिफ जिसके साथ गलत हुआ है, ऐसे जिसको लगता है. डिफेंडर मतलब जिसने गलत किया है. ऐसे 2 शब्द आएंगे. तो अमाउंट स्पेंड बाय लॉयर फीस टू डिफेंड करना था सूट क्लेमिंग दैट फर्म का जो फैक्ट्री साइट है बिलोंग टू प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ट्रू और फॉल्स? देख लिया? नहीं, अच्छा बेटा कुछ सोचो, मैं नहीं बता. प्रॉपर्टी है तो कैपिटल है, वन टाइम होता है. केस तो कोणी पण करेल, बराबर. बाकी जनता भी आंसर दे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ. सही तो सही, गलत तो गलत. भगवान ने आपको बहुत अच्छी बुद्धि दी है ना, उस बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए. और यहाँ पे कोई भी जेल की सजा नहीं होगी अगर तुम बिना आंसर दिए बैठे रहोगे. अपने मन में तो भी आंसर दो, पर मन में तो बहुत बड़ा अभी सवाल चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है. मेजोरिटी. अच्छा देखो क्या पूछा है, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस, डिफेंड करना था किस चीज को, सूट क्लेमिंग दैट फर्म का जो फैक्ट्री साइट है वो बिलोंग टू प्लेंटिफ लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ट्रू है कि फॉल्स है? कितने अच्छे को ट्रू लग रहा है तो करके एक, कितने अच्छे को फॉल्स लग रहा है?
मतलब आपका कहना है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनको कुछ भी नहीं लग रहा उनको क्या लग रहा है ना घर का, वो देखो ICI को क्या लग रहा है। जो बहुत ज्यादा श्योर हो गए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यस श्रावणी, क्यों उधर लिखा है क्या अकाउंट में थोड़ी जाते हैं? अरे ऐसे हो गया, मैं बोला क्यों, अब क्यों? बहुत बड़ा इंटरव्यू हमको चलेगा, बहुत टाइम है, जिंदगी में ऐसे भी कुछ पढ़ा नहीं है ना, बहुत टाइम है हमारे पास, तू बोल। ऑनलाइन वाले भी सुनना चाहते हैं, ऑनलाइन वाले टाइप करने लेंगे तब तक। यस मैडम, आप सीएस फ्यूचर सीएस कुछ आपके ओपिनियन बोले? वो तो एकदम सॉर्टेड है सर, हम तो नहीं से अभी हमारा तो अभी नहीं, अगले साल देख लीजिए करके, अभी हमको क्या ही फर्क पड़ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, जान दो, हम मजे ले रहे सिर्फ। थॉट तो बहुत चले गए बेटा। क्या चीज है समझो, फॉर्म फैक्ट्री पर मत जाओ, यहाँ पे लॉयर का फीस तुम देते हो, और एक ऐसा पर्सन है जिसको हम सैलरी बेसिस पे रखते हैं, कॉर्पोरेट, और उसको सैलरी दिया जाता है कि जो भी लीगल चीजें आएगी ना, तो आप उसको हैंडल करना, क्योंकि कंपनी तो हजारों लोग दिन मतलब साल में, या ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहने वाली है। कोई कभी ये चीज मेरी बोल देगा, कोई मेरे पे दूसरा केस कर देगा, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तुझी फीस आहे, तुला रेकरिंग जेव्हा जेव्हा केस होईल तू माझ्या बिहाफवर जाऊन हे डील करायचं आणि तू जिंकायचं, तुला तुझी फीस मिळून जाणार। दैट्स वाई ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहुत बार लीगल लॉयर या वो हायर किए ही होते हैं। दैट्स वाई इसको तुम कौन सा नेचर बोल दोगे, रेवेन्यू नेचर करके। ऑन दैट असम्पशन तुम बोलोगे सर, बहुत बच्चे सोचेंगे सर हर बार थोड़ी ना केस होगा, जिनका ये बोलना है कि सर ये क्या है ट्रू है करके, तो उनका क्या, उनका भी तो पॉइंट सही रहेगा। वो क्या सोचेंगे सर रेगुलर थोड़ी ना होता है, एक टाइम हुआ रहेगा और वन टाइम खर्चा है, इसीलिए बोलता है एक बार ICI को पढ़ो, क्योंकि ICI के इंटरप्रिटेशन से ही तुमको जाना है। तुम वहां पे कुछ भी ना छोड़ो, तो बिना पढ़े जाते ना बच्चे, फेल होने का वन ऑफ द रीजन मैं तुमको अभी तक गिना चुका हूँ CA में। और ये अभी आज का चैप्टर होगा तो तुम्हारा 60 मार्क्स एग्जाम्पशन फिक्स हो जाएगा। कंपनी अकाउंट कितना मार्क्स, 10 से लेके 15 मार्क्स पकड़ लो, तो 15 ही पकड़ते, थोड़ा हायर साइड क्योंकि आया भी था, है ना भाई, 60 का टोटल करना। दूसरा क्या है, कंपनी अकाउंट। दूसरा क्या है, एनपीओ। एनपीओ कितना है, 12 नहीं रे, 10 मार्क्स था, ठीक है, करेंगे नहीं तेवढं नहीं, 60 नहीं करेंगे। BRS कितना है, 10 मार्क के लिए। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कितने मार्क्स के लिए, 5 से 10 मार्क्स है ना, 5। फिर एवरेज ड्यू डेट कितना है, 5 मार्क्स। वो अकाउंट करंट का भी 10 मार्क के लिए आता है, लेकिन अपन यहाँ पे लिख दो साइड में, नहीं हुआ तो काम में आएगा, ADD अकाउंट करंट करके, ठीक है। नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ नहीं, लेकिन ये भी तो आता है, कितने मार्क्स को, करीब करीब 10 मार्क्स को आता है। फाइनल अकाउंट, हाँ ना, फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स, ओके। उसके बाद वो सब्सिडरी बुक्स, सेल्स बुक, परचेज बुक, वो तो किया था ना अपन ने, वो 5 ट्रायल बैलेंस 5 मार्क्स के लिए तो आता ही आता है पेपर में। और ये ऐसा है कि जो पिछले 10 साल में देखा था आपने, और ऐसे नहीं कि अपने मन से बोल रहे हैं, ये। और सर अभी ये वाला चैप्टर 14 मार्क्स पकड़ लेना, सब कुछ पूरा थियरी अगर आप कंटेंट अच्छे से करते हो तो भाई देखते 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मार्क्स जोड़ 60 से 70 क्या चाहिए पासिंग का। धीरे डरते रहते बच्चे, मेहनत करनी है नो डाउट, और जो बुक हम आपको अभी कल जेरोक्स आ जाएगी। पहला टारगेट है ना वो, अपन बहुत होशियार नहीं, अपने को पहला स्टेप चाहिए 40, और इतने 40 परफेक्ट चाहिए कि भाई पेपर में ICI ने, और पेपर में सवाल आएगा मॉड्यूल से, उसके बाहर नहीं। इतना सब कुछ RTP MTP सब कर लेने का भाई, ये 40, फिर आ जाने का नेक्स्ट 20 मार्क्स, कितना होता है 60, फिर 10 मार्क्स, ज्यादा घाई नहीं करनी, 70, क्योंकि पता है कि 100 करने वाला भी उधर 70 का ही अटेम्प्ट करता है, मेरे कैलकुलेटर अलाउड है। तो अपन ने पहले 70 करने का, फिर सर पोस्टिंग तो सबकी करके आते हैं अपन, जैसे अभी 12 में भी करके अपने होता है सर, टैली हो नहीं हो, पहले पोस्टिंग के मार्क्स मिलते हैं और जितना मिला किसके बाप का, पोस्टिंग तो कर लो। तो सब अगर है पोस्टिंग करते, एक ही सहारा होता है पोस्टिंग करून आले, सर टॅलीचे किती जाणार, 2 जाऊ द्या, आम्हाला 90 भेटले, ओके। तो CA में भी ऐसे ही गेम है, लेकिन बच्चा क्या करता है, कभी CA के सिलेबस को पकड ही नहीं पाता। त्याला माहिती मॉड्यूलचे 2 मॉड्यूल आहे, पहिल्या पानापासून सुरुवात करा, आणि जसं लॉ मध्ये तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टचा पेपरला वाचलं, पेपर मध्ये गेल्यावर आठवत
भाई नहीं, वैसे इसको पकड़ो, अपन तो क्वेश्चन आंसर के साथ भी जाएंगे। तो ये था, चलो छठवां क्वेश्चन हम जाते हैं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको मैं भी इसका आंसर देखना चाहूंगा। वर्न आउट पार्ट मतलब अच्छा ये समझा ना, वर्न आउट मतलब जल गया होगा। अब मेरा तो ऐसे था, अब कैसा है कि उन्होंने बोला कि मशीनरी का अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो क्या कॅपिटल, और नाही बढ़ा तो रेव्हेन्यू। इधर क्या कैसे समझे, अभी आयसीआय वर्न आउट म्हणजे ते काहीतरी जळून गेलं, शॉर्ट सर्किट झाला, कुछ तो पार्ट खराब हो गया। ओके, आईसीआई के आंसर को देखेंगे हम डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने कि अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेस कर दिया। एक मशीन है, सपोज ये मशीन है, ये मशीन है, इसके 3 पार्ट है, एक पार्ट जल गया तो हमने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और इस पे खर्चा आया। उन्होंने पूछा है खर्चा कैपिटल है कि रेवेन्यू। और ये देखो आईसीआई के सवाल जाए तो इसी में से आएगा पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटीड है। पांचवा उनका आंसर देखेंगे और उनके इंटरप्रिटेशन को ही पढ़ेंगे। This is false. Amount spent on replacement of any worn out part of machinery is revenue expenditure since the part is क्या maintenance cost। तो हम let's assume, आप भी ये assume करना कि इससे जहां पे स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है वहां पे कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, तो कौन सा रहेगा, रेवेन्यू नेचर। लॉजिक समझ रहे ना, रीजन वाई 2 मार्क्स के लिए ढोक लो, ट्रू और फॉल्स नहीं रहेगा, सिर्फ विथ रीजन है वो, ट्रू और फॉल्स। बोलेगे सर एवढं सोपं असतं का, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, और कुछ नहीं, आपने बोलना है कि मेंटेनेंस के लिए क्या हुआ खर्चा है, बाकी कुछ नहीं, और इसमें से एक आएगा। ओके, expenses incurred on repairs and whitewashing for the first time on purchase of old building are revenue expenses। खर्चा हुआ है रिपेयर पे एंड व्हाइट वॉश किया फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विथ रीजन है। अरे तुम सोचो, तुम मेरे पास देख रहे, मैं तुम्हारे पास देख रहा हूँ, कोई तो बोलेगा करके। पूर्ण विश्वासाने सांगतो, तुम्हारे विश्वास से मेरे को कल ही भरोसा हो गया। 50-50 अभी भी 50-50 डिस्कस करके आंसर दिया तुमने, इससे कल भी इतना बड़ा सेशन होने के चांसेस थे। बरं झालं नाही झालं। ठीक है, चलो विच एक्सपेंडिचर पक्का, क्योंकि वो क्या होगा सर, वन टाइम, क्योंकि उन्होंने बहुत फर्स्ट टाइम किया और पूरे बिल्डिंग को अगर व्हाइट वॉश कर रहे हैं, ये वाला ज्यादा मुझे क्यों ना कन्विंसिंग लगा, क्योंकि वो बार बार रिकरिंग नहीं रहेगा, और बिल्डिंग को यूजुअली अगर आप एक बार खर्चा करते हो, रिपेयर्स बोलते तो लगता था कि इससे नहीं, लेकिन रिपेयर के बाद एक वर्ड दिया क्या, व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और जिससे पूरा आप बिल्डिंग का पेंटिंग का काम कर रहे हो, तो पेंटिंग तो आई थिंक सो वन टाइम ही रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल वाला। रिपेयर रहता तो हम बोल सकते थे रेवेन्यू ओनली। आईसीआई को भी बाद में एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्या है देख लेते हैं। 6 का क्या था, फॉल्स है ना, ठीक है। व्हाई, बिकॉज रिपेयरिंग व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट टाइम इन ओल्ड बिल्डिंग है, सिंस इंकर्ड पुट टू बिल्डिंग इन यूजेबल कंडीशन, दिस आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल। आपने बाकी अपने हिसाब से लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। विश्वाल आंसर देखा था, भी देख लिया कितने लोगों की आंखें गई थी, बोला आगे का देख लेते काम में आएगा सर। लाइसेंस है फर्स्ट टाइम, देखो अभी जैसे कि भविष्य में अपने बैच में से कोई बच्चा बोला कि सर सरहद भारी बिजनेस क्या बताए, बोले दुनिया में आग लगो, कोविड आओ, कुछ भी आए, इधर लोग लाइन लगाएंगे। बोले हम बोलते सैनिटाइजर, वो हमको कारण देता, सैनिटाइजर में क्या रहता, बोले अल्कोहल, तो इससे क्या बोलते कीटाणु, बोले तो पेट के कीटाणु मार रहा अंदर, तो मेरे को कभी कोविड हो ही नहीं सकता। मतलब उधर कभी भी मंदी नहीं आएगा, इधर दुनिया में आग लगो, मंदी आओ, जागतिक मंदी आओ, तीसरा महायुद्ध हो, जितना दुनिया में टेंशन उतना उनका बिजनेस बढ़ेगा। अपने को अनुभव नहीं, लेकिन तुम में किसी को रहेगा तो बोलना कभी। तो ये अगर ऐसा है तो लाइसेंस सोपा नहीं रहता। तुमको क्या लगता सर, एक काम करतो मग स्टार्टअप मध्ये एक काम करते ना, एमबीए दारू वाला चालू करते हैं, चाय वाला तो अलग है, बोले एमबीए बियर वाला, एमबीए 90 वाला, ऐसे रहते ना, ऐसे अलग अलग क्या रहते हैं। और एमबीए क्या धीरे धीरे बाहर आ रहे शब्द, एमबीए जो भी है।
अब क्या है सर कि लाइसेंस तुम मेडिकल भी क्या ऐसे नहीं डाल सकते की सर मेडिकल एक काम करून आम्ही औषध विकायला एक काम करतो जेनरिक बंद विकत जाणू आम्ही स्टार्टअप चालू केला तिथं 10ला आणतो इथं 15ला विकतो बिजनेस कर सकते हैं लाइसेंस जरूरी है और फर्स्ट टाइम लाइसेंस है कि जो खर्चा देना पड़ता है वो विच एक्सपेंडिचर है कैपिटल अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस देर वर डिमोलिश वाइल द सिनेमा हाउस वॉज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रू और फॉल्स तर समजलंच नाही काय तुम्हाला सांगतो मैं उधर तो आंसर देख के ट्रू बोल दिया अरे बोलना सर दोनों ट्रू था सर तुमको होता है कभी एक बिल्डिंग बनाना पड़ता है और बिल्डिंग के साइड में वॉचमैन रखा है जिनको ना झोपड़ी बना के देते हैं बराबर है तो ये कैसे छोटा सा घर रहता है यहाँ पे खिड़की रहेगी करके छोटी सी और ये पतरे वाला है हाँ समझ गया ना अब क्या है कि ये जो घर है इसको पेंट पे ये क्यों करते हैं क्योंकि वॉचमैन ना ख्याल रखे बिल्डिंग बनने तक पानी डालना कुछ करना जो भी है तो ये टेम्पररी जो हट्स बनाए हैं रहने के लिए ये खर्चा कौन सा है रेवेन्यू की कैपिटल इट इज कैपिटल क्योंकि एक ही टाइम होगा ना सर मतलब वन टाइम जब तक इट इज कैपिटल दैट्स व्हाई इट इज ट्रू तो सर और मैडम मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या समझे कितना भी कंसेप्चुअल समझ लो क्वेश्चन आंसर तो पढ़ने पड़ेंगे जब तुम पढ़ोगे ना तुम बोलोगे ना बहुत बच्चे बोलते आम्ही क्लास केला पण पासच नाही झालं सरांनी तर भरपूर चांगलं सांगितलं किंवा नाही तो एक तो चांगलं सांगितलं तर त्यालाच येत नाही ये अरे उत्तर नॉनसेंस कैसे फेल हो गया मैंने नॉनसेंस बहुत सिंपल वर्ड यूज किया है अपनी जनरेशन क्या क्या शब्द यूज करती है अगर पेपर अच्छा गया तो भगवान है लेकिन अगर बुरा गया तो फिर तुम सिर्फ कमेंट बॉक्स में देखने का लकीली इस बार सारे अपने इंटरप्रिटेशन सारी चीजें एकदम सही आई मेरे को आज भी याद है लास्ट ईयर इको का पेपर था मैंने बोला था और मैं बोलते वक्त मेरे बहुत फर्म रहता हूँ मैंने कहा था बेटा चैप्टर 3 है 3B करना वहां से एक क्वेश्चन 100% आता है जो बाय डिफॉल्ट आता ही है तुम लोड मत लो और उसमें ज्यादा अगर फेवरेबल है तो लॉ ऑफ डिमांड क्योंकि वो हर अटेम्प्ट में आया लॉ ऑफ इस बार भी आया और हर अटेम्प्ट में आता था ठीक है नेशनल इनकम में से आता था बहुत बार वो 6 में से कभी पूछते नहीं इस बार भी वो फॉलो किया नहीं पूछा करके पिछले बार हुआ क्या मजा कि तीसरे चैप्टर में से पूछा लेकिन लॉ ऑफ डिमांड नहीं पूछा तो क्या चेंज वर्सेस वेरिएशन अब भाई बच्चे ने तो पढ़ा नहीं था और लास्ट अटेम्प्ट बोला कि लॉ ऑफ डिमांड तुमने बोला था मैंने बोला था 3 है वो भी छोड़ा इंडेक्स नंबर में से पूछा सवाल लेकिन पूछा क्या कंस्ट्रक्शन का बोले मेथड बताओ मतलब ऐसी बजाई थी मेरे को पेपर का आया मेरे को अभी तो बस के पक्का गालिया फिर मैंने गया बहुत मन पे पत्थर लग के कमेंट बॉक्स ऑन किया ऐसी गालियां नीचे गालियां तो बट ऑब्वियस है ना कि इट इज ओपन सोर्स यूट्यूब में तुम अभी इस बार तो दुआई थी लेकिन तुम गालियां नहीं मैंने बंद नहीं की मैंने दूसरा वीडियो बनाया मैंने बोला भाई और बहनों ये मेरा एनालिसिस था और मैंने बोला ठीक है गलत गया तुम्हारी नहीं पूरी दुनिया की बजी है तुम अकेले थोड़ी ना हो कि तुम्हारी लग गई जिसने पढ़ा था और लकीली जो अपने तो क्लास में रेगुलर करने वाले उन्होंने सभी पढ़ा था तो उनको दिक्कत नहीं आई जिन्होंने पढ़ा था क्योंकि सॉर्टेड था जो सिर्फ IMP करके गए थे उनकी फुल फ्लेज बच गई 16 मार्क्स की लग गई उनकी वहां पर तो अब वहां पे मैंने उनको बोला कि टेंशन मत लो महाराष्ट्र में तुम ही नहीं तुम्हारे साथ बहुत बच्चे जिनकी लगी है तुमको अगर लग रहा होगा रोते रोते घर पे आए और सुसाइडल थॉट मन में आ रहे होंगे क्योंकि लास्ट पेपर होता है इको का लास्ट अच्छा गया तो अच्छा रहता है रिजल्ट तक लास्ट ही बुरा गया तो पूरा नेगेटिव वाइब रहता है इस बार लास्ट पेपर अच्छा गया तो अकाउंट का जो बर्डन था ना डर वो दूर हो गया बच्चों का वैसे कोई अच्छी बात नहीं थी अकाउंट में क्या दिए लगे पता है सबको लेकिन वो इको ने क्या किया वो थोड़ा बर्डन कम करेगा इको का बहुत भारी चला गया अब क्या हुआ सर मैंने बोला बेटा ऐसा ऐसा है टेंशन मत लो यूट्यूब पे जितने भी चैनल है सब जाओ सबने एनालिसिस वही किया था कोई ऊपर बात नहीं क्योंकि हमारा भी 12 साल का अनुभव है इस बार तुम्हारी बजाई गई है पहले कोविड ने बजाई अब बोर्ड ने बजाई मतलब तुम्हारा इस बार राहु केतु शनि सब भारी थे तुम पे तो 7.5 लग गई थी अब कोई दिक्कत नहीं मुद्दा क्या है सर तो दैट्स द पॉइंट कि बड़े बड़े ऐसे शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है ध्यान नहीं देने का तो कहानी है कि मैं सिर्फ कहूंगा कि क्वेश्चन आंसर करो सिर्फ सिलेक्टेड चीजें पे मत रहो सीए का पेपर पास होने के लिए आते हैं तुमको 2 रीजन बताता हूँ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग चालू 1 घंटे 8 मिनट का लेक्चर हो गया है उनको चाहिए सीए मेरे को जनता सीएस को चाहिए सिंपल पहला एग्जाम सिंपल कर दिया 1000 रुपया दो पेपर करून द्यायचे निगेटिव मार्किंग नहीं वो बात अलग है कि सीएस सिंपल नहीं है आगे जाके एग्जीक्यूटिव सीए जैसा इज्जत है उसको भी लेकिन पहली एग्जाम में क्यों किया जनता आनी चाहिए 1000 भरने का एक बार पेपर देने का अब हर टंगू मंगू चंगू सब आते पेपर देते हैं बोलने प्रोफेशनल करो मैं खुद बोलता हूँ दे दो ना
1000 तो भरने के, पास तो पास, फेल तो फेल। इससे तरफ, और अगर तुम गलती से पास भी हो गए तो तुमको करना है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन है CS एग्जीक्यूटिव का, जिसका फीस है 17-18 हजार समथिंग। पास तो लाखों में हो रहे हैं बच्चे। मॉडल समझो, रेवेन्यू मॉडल। एग्जीक्यूटिव पास हो, नहीं तो मत हो, बाद में खड्डे में जाओ। ICSI को क्या लेन देना, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन भाई ये हार्श रियलिटी, तुम लोग ना CA में बच्चा पता है घिसता है, नहीं होता तो इधर ही छोड़ देता है। CS में ट्रैप हो जाता, बच्चा अंदर घुस जाता, पूरे जनता को लगता है कितनी होशियार है, इसको बता साला कि कैसे पास हो गया मैं। पढ़ने वाले भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, CS होते हैं, रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो तो पास होने ही वाले, क्योंकि वो मेहनत से जा रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, वो फाइनल पढ़ेंगे। लेकिन जो गलती से पास हो गया, घर वालों की और उम्मीद बढ़ जाती, माझा मुलगा पहिला अटेम्प्ट CS झाला, तो बघा CA मध्ये फेल झाला। अरे CA अलग है, CS अलग है, पहला एग्जाम, बाद में सब इज्जत से है, लेकिन पहला एग्जाम। CA में नेगेटिव मार्किंग नहीं, ऑल ऑब्जेक्टिव, CA में 2 राइटिंग। तुम कंपेयर मत करो तीनों को। लेकिन किया, बोल क्या रहा हूं कि CS वालों को स्टूडेंट का बेस चाहिए था, पहला एग्जाम सिंपल कर दिया, जितनी बार फेल होते उतनी बार फीस देने का। मानते हो नहीं मानते हो? यस। और अगर हो गए तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाद में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। CA में ऑलरेडी जनता कम हो रही है, किसी भी भाई बहन से पूछना, करू नको, तर तुमसे पूछो करायचे का CA, बोले नाही करायचं, CA नाही करायचं का, बोले जिंदगी जंड हो जाते, रिझल्ट नाही भेटता, बोले एवढा अभ्यास करावा लागतो, ते मॅथ्स असं तसं, ते बघ ते काकाची मामाची मुलगी 24 तास अभ्यास करते तरी पास नहीं होते, तू मतलब अपने को पहले से इज्जत कम है। ऊपर बोलता इससे नहीं हो रहा, इतनी पढ़ाई कर रहे तेरे से तो क्या होगा करके, तो ऐसे भी झंडूबाम कुछ पढ़ता नहीं करके। तो अब क्या होता है कि अपने को पहले से एक तो नेगेटिविटी ऊपर से ये बोल दिया जाता है, तो लोग ऐसे भी कम कर रहे हैं। तो ICAI का पूरा विषय है कि CA फाउंडेशन थोड़ा कंपेरेटिवली सिंपल करे, मतलब डिफिकल्ट तो करने वाली, लेकिन कितना करेगी कर करके, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पास हो गए तो CA इंटर में जाएंगे, CA इंटर में पास हो गए तो आर्टिकल मिलेंगे। आर्टिकलशिप का बहुत मारा मारी भाई, मार्केट में आर्टिकल मिल नहीं रहे, प्रैक्टिस कर दिया, तुम्हारे पास इतने कम पैसों में मजदूर कहाँ पे मिलते हैं, मतलब 4000 में 8 घंटे काम करते हैं अपन। नॉलेज लेते हो बात अलग है, लेकिन वही हो गया ना, उसी काम का 10 से 15 हजार सैलरी लिया जाता, अपन मस्त 4000 में काम करते हैं। सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे आओ, और ऊपर से सितंबर रहा तो 8 बजे आने का। हम कोई अच्छी फर्म में चले गए तो उधर ही रहने का, रात भर काम ही करने का। तो ऐसे भी है, सब क्राइटेरिया मिलता है अपने को। अब विषय क्या है कि बहुत बजा के रखिए, तो उनको पास करना है, तो तुम वे लोड मत लो CA में फेल हो गए, क्योंकि उनको इज्जत बचानी है कॉमर्स की और इस फील्ड की। यहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी तो बच्चे आएंगे, और वो भी छोड़ो ना, भारत का पॉपुलेशन 150 करोड़, उसके ऊपर ही रहेंगे। 150 करोड़ के पीछे गिन मिन के 1-1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख CA पकड़ो, 3-4 लाख CS पकड़ो, 2-4 लाख, मतलब अपन तीनों प्रोफेशन मिला ले तो भी 10-15 लाख के अंदर है। अब 15 लाख जनता क्या 1 करोड़ कैसे संभालेगी, तो तुम्हारा इज्जत तो कभी कम नहीं होगा डाउनलोड 5 साल बाद भी, 1-2 अटेम्प्ट लग गए तो लग गए, लेकिन रिस्पेक्ट तो रहने वाला, इतना याद रखो। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होने का कि CA अवगढ़ है, बोलने का अवगढ़ है, बोलना क्यों कर रहा है, बोले जिंदगी से मैं बोर हो गया था। मुझे संन्यास लेना था, लेकिन वो संन्यास ने लेने दिया घर वालों ने, तो बोले इधर तो भी आ जाओ करेंगे, मोह माया से दूर। नहीं बोले वही बोलने का, बोला संन्यासी लेना था, लेकिन घर वाले ने मना किया, बोलना तो बोला इधर तो भी आ जाओ। ऐसे भी सन्यासी वाली लाइफ होगी, CS करते मोबाइल पर, अपनी जिंदगी में 2 ही, मतलब बाकी बच्चे साइंस करने वाले को अपने को दिख जाते कि जिंदगी जी रहे PCM भी रहने के बाद, अपन कॉमर्स में आके बोलते इतना क्या पढ़ाई होता, उनको क्या पता अपन क्या कर रहे हैं, है ना। अपनी जिंदगी में 8 घंटे क्लास करो, 4 घंटा साला होमवर्क करो, कल टेस्ट रहा तो उसकी पढ़ाई करो, हाँ फोन साइलेंट पे रखो, बोले फोन उधर उधर हाय हेलो आके 4 घंटे हो गए, तो झगड़े अलग से संभालो। फिर बोले तू कोणाशी बोलत होती, मग मला रिप्लाई नहीं करत, मला इग्नोर करती। फिर वो जो भी विषय, फिर 10 घंटे 2 घंटा उसको मनाओ, इधर 2 घंटा मनाए तो रिजल्ट फेल हो जाओ, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, फिर भी करते ना मैनेज तो। हाँ तुम्हारी भावना समझ रहे आप बोले। लेकिन अब जाने दो क्या विषय है, ठीक है अभी ब्रेक ले लो, बहुत विषय हो गया, अकाउंट्स अपन खत्म करते हैं, 2 ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच, हमने 1 घंटा 13 मिनट डायरेक्ट ब्रेक किया, कल मिलना है, कल संडे। चलो यहाँ पे रुकते हैं।